कोई डाउट है तो आप पूछ लो, बीच में पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी इज वेरी इजी, ओके। वेस्टर्न फिलोसफी इज वेरी इजी, व्हाई? बिकॉज देयर आर नो संस्कृत वर्ड्स, इट्स वेरी इजी। And all these philosophers are connected. For example, if you are basically, if you have understood Plato, then it will be very easy to understand Aristotle. Both these philosophers are connected to each other. Okay? Whatever Plato has said, Aristotle has just criticized that. Okay, so Plato has said something, and Aristotle will criticize it. Okay, so here first of all there are no Sanskrit words. Second thing, if you have understood Plato, then automatically Aristotle will also be completed. Similarly, if you have understood Descartes, then Spinoza, Leibniz will be completed. Okay, तो देखते हैं कैसे क्या है, कैसे अप्रोच करना है. Okay. तो अगर आप देखें तो वी कैन डिवाइड वेस्टर्न फिलोसफी इन 3 पार्ट्स. ओके, ये पेपर में कोई नहीं पूछेगा, पेपर में क्या पूछेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. लेकिन आपको थोड़ा सा तो बेसिक पता होना चाहिए कि वेस्टर्न फिलोसफी कैसे ओरिजिनेट हुई. तो वेस्टर्न फिलोसफी जैसे आपने देखा होगा ना, इंडियन थी. इंडियन का हमने क्लासिफिकेशन देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इंडियन का क्लासिफिकेशन देखा था. उस क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था? आस्तिक, नास्तिक, ठीक है, ईस्ट, एथिस्ट, ठीक है. ओके, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने अलग अलग फिलोसफर्स को डिवाइड किया था. ओके, सिमिलरली इन वेस्टर्न फिलोसफी we can classify Western philosophy in 3 parts. First is your Greek, second is your modern, and third is your contemporary. You will get one question from here, definitely one question from here. In your mains, you will definitely get one question from Plato or Aristotle. From Plato and Aristotle, you will definitely get one question, and most of the question will be from contemporary. मॉडर्न से ठीक है, एक आध क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते. बाकी जो मेन है फोकस रहता है एग्जामिनर का, कंटेम्पररी पर है, ठीक है. कंटेम्पररी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो जो उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, लेकिन हमने इसको इजी लैंग्वेज में आपके लिए बनाया हुआ, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंटेम्पररी कोई पढ़ाता भी नहीं है, दिक्कत ये है. ओके, तो कंटेम्पररी हम पढ़ेंगे. दूसरी बात ये, आपके पहले फालतू के इसमें 2-4 टॉपिक इधर उधर के थे, वो खत्म कर दिए. जैसे एक आपका टॉपिक था फ्रैग्मेंटिज्म, ठीक है. बकवास टॉपिक था, किसी काम का नहीं था, ठीक है, कोई मतलब नहीं था, मतलब इसमें थियरीज भी ऐसी, तो ये खत्म कर दिया है. इसकी जगह एक आध टॉपिक, 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, स्ट्रॉसम एंड क्वाइन. इसके अलावा हिस्ट्री थी वेस्टर्न फिलोसफी की, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, वो भी हटा दी. मतलब आपके ज्यादातर, मतलब डिलीट ज्यादा किया है और ऐड कम किया है. डिलीट ज्यादा किया है, ऐड कम किया है. तो मैंने बोला था आपका 100% था, तो आप उससे 80% ही आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है. एंड वेस्टर्न फिलोसफी इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग, ठीक है. अब आपके पास चॉइस रहती है वहाँ पे फर्स्ट पेपर में कि आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं,
तो अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो 3 वेस्टर्न के करना क्वेश्चन और 2 इंडियन के। ठीक है, वेस्टर्न ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि वेस्टर्न आती भी नहीं है ज्यादातर लोगों को। तो अगर आप थोड़ा भी ठीक लिखोगे यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, तो अब हम वेस्टर्न देख लेते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी बेसिकली आपकी है। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक में ऐसा 3 फिलोसफर है। ठीक है, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इनको हम ग्रीक फिलोसफर बोलते हैं। सोक्रेटिस का डिसाइपल प्लेटो, प्लेटो का डिसाइपल एरिस्टोटल। ठीक है, सोक्रेटिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो हमें प्लेटो पढ़ना है और एक एरिस्टोटल। दो टॉपिक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक? इसके बाद आती है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, डेकार्ट से लेके हीगल तक। और उसके बाद कंटेम्पररी मूड से लेके एग्जिस्टेंशियल तक। अगर आप देखें तो ये देखिए इधर, ये आपकी एंशंट है सबसे ऊपर, ये ग्रीक, ग्रीक फिलोसफी। फिर ये रैशनलिज्म में आपके 3 फिलोसफर आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। रैशनलिज्म में आपके 3 फिलोसफर है, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। एम्पिरिसिज्म में भी 3 है, लॉक, बर्कले एंड ह्यूम। ये कौन कौन से, डेकार्ट, स्पिनोजा, स्पिनोजा एंड लाइबनिज। एक क्वेश्चन इससे आता है 101%, 100% इससे आता ही आता है, ह्यूम से। यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूम। आप सेलेक्टिवली पढ़ के जा सकते हो, ऐसे ह्यूम से क्वेश्चन आएगा। कांट, कांट से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक, ईगल से कभी आता है कभी नहीं आता। फिर आता है मूव। तो यहाँ तक जो है ये, यहाँ तक भी ये, यहाँ तक ईगल, ये मॉडर्न है। और मूव के बाद आप चले जाओ पूरा ये एग्जिस्टेंशियलिज्म तक, ये आपकी contemporary। अब कंटेम्प्ररी में फिलोसफर तो बहुत सारे, लेकिन ये 2-2 3-3 पेज की इनकी थ्योरी है बस। ठीक है, एक एक 2-2 पेज की। तो ये ज्यादा लेंथी भी नहीं है आपकी जो वेस्टर्न फिलोसफी ना, इसको टाइम कम ही लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो आपका मॉडर्न हो गया आपका कौन, डेकार्ट से लेके हीगल तक मॉडर्न। और कंटेम्प्ररी वेस्टर्न मूव से लेके एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, अब होता क्या है देखो, थोड़ा सा देखते हैं हुआ क्या बेसिकली। आपका सबसे पहले ये ग्रीक फिलोसफर्स आए। ग्रीक फिलोसफर्स में कौन कौन आया आपका, एक आया आपका प्लेटो और दूसरा आया आपका एरिस्टोटल। ठीक है, प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपनी फिलोसफी दी। ओके, ठीक है, फिर क्या हुआ इनके बाद, प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद 5th सेंचुरी से लेके और 14th सेंचुरी एडी तक। ठीक है, पेपर के लिए काम करनी है थोड़ा सा, बस ऐसे बता दो। 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी एडी तक जो पीरियड है उसको हम कहते हैं डार्क एज पीरियड। डार्क एज पीरियड क्यों कहते हैं,
क्योंकि इस दौरान कोई भी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब कोई भी थॉट, इंडिपेंडेंट थॉट। हुआ क्या बेसिकली, ये जो आपका पीरियड है इसको हम डार्क एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय रिलीजन का बोलबाला था, ठीक है, रिलीजन डोमिनेट। और ये डार्क एज पीरियड ही है जिसकी वजह से आपका सेकुलरिज्म का बर्थ हुआ, ठीक है। तो समझो बात को, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखो आप, हुआ क्या, ये जो पीरियड था ये वाला, इस समय रिलीजन डोमिनेट किया। तो आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, तीनों स्पेयर में डोमिनेट करता था आपका रिलीजन। ठीक है, इकोनॉमी में भी, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में भी, सोशल में भी। यानी देयर वाज नो वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च। चर्च ही किसको, स्टेट को कंट्रोल करता है। तो सारी पावर किसके पास थी, पॉप के पास। मतलब सेंट्रलाइजेशन था पावर का, किसके पास, पॉप। अब आप सोचो, अगर आप किसी एक आदमी को पावरफुल बना दोगे, व्हाट ही विल और शी विल डू। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। तो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दोगे तो वो उसका क्या करना शुरू कर देगा, पावर का मिस यूज करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल ले लो आप, हिटलर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मुसोलिनी का एग्जाम्पल ले लो, सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आप अभी आपके ट्रम्प का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो अगर आप किसी को भी पावरफुल ज्यादा बना दोगे, मतलब सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर उसको दे दोगे, तो ही और शी विल मिस यूज द पावर। ये फैक्ट है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। ठीक है, अब तो आपके पास सारी पावर आ गई, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं दूसरे। तो हुआ क्या, तो आपके पास सारी पावर आ गई। तो ये आपका 5th सेंचुरी से लेके 14 तक के बीच की बात है। ये सब कुछ कंट्रोल करता था रिलीजन। यानी पॉप को माना जाता था। अब क्या कहा जाता था, पॉप का कंसेप्ट किसमें होता है, क्रिश्चियनिटी में। तो बोला जाता है क्रिश्चियनिटी में कि, क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है, ठीक है, बाकी रिलीजन में नहीं, क्रिश्चियनिटी में क्या बोला जाता है कि वी ऑल आर सिनर्स बाय बर्थ। ये क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि वी ऑल आर सिनर्स बाय। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सेकुलरिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, और आप इस पे सेकुलरिज्म पे यहाँ से ऐसे वगैरह में इसको यूज कर सकते हो। और आप पे एक टॉपिक आएगा सेकुलरिज्म सोसाइटी में, एक तो पेपर 1, दूसरा आपका फिलोसफी के पेपर 2, ठीक है। ये सोसाइटी 1 कौन सा, जीएस वाला, और सेकुलरिज्म एक अलग से टॉपिक है। और दूसरा है आपका अभी अपना फिलोसफी का पेपर 2।
सोशल पॉलिटिकल, वहाँ पे भी एक टॉपिक है सेकंड। तो बेसिकली क्रिश्चियनिटी में माना जाता है वी ऑल आर सिनर्स बाय बर्थ। अब आपका सिन से आपको दूर होना है, टू गेट रिड ऑफ सिन क्या चाहिए? गॉड्स ग्रेस। गॉड्स ग्रेस इज रिक्वायर्ड। लेकिन गॉड की ग्रेस डायरेक्ट तो मिल नहीं सकती। गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पॉप। तो अगर आपको गॉड की ग्रेस भी चाहिए तो यू हैव टू गो थ्रू। तो पॉप इस वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और उसने अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया हर जगह पे, भले से सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर जगह। जैसे अगर आप देखो तो हिंदुइज्म में भी देख लो आप, पुराने टाइम पे रिलीजन के नाम पे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, विडो का रीमैरिज नहीं होता था। ओके, तो ये सब चीजें किसके बेसिस पे थी? लेकिन धीरे धीरे लोग समझदार हुए तो ये जो आपके जितनी भी ये जो भी गलत चीजें थी ये सब निकलती गई। ऐसे ही हुआ, पॉप ने क्या किया, सारी जगह पे अपनी पावर कहा ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो सोशल में भी पॉलिटिकल में भी सारा राज इन्हीं का होता था। अपने नाम के कॉइन्स चला दिए, कॉइन्स पे पॉप की फोटो है, ठीक है, यहाँ पे अपने नाम के नोट चला दिए, करेंसी नोट। तो लोगों को लगा कि यार ये तो क्या हो रहा है कि ये अति हो रही है। ठीक है, माना कि ठीक है होना चाहिए रिलीजन, लेकिन ऐसा भी क्या रिलीजन कि हर जगह हमारे खाने में पीने में, ठीक है, पॉलिटिक्स में सब जगह घुस रहा है। और इस समय क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि कोई आपका कोई नया, कोई जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल, कोई थॉट्स आपके नहीं आए थे। जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है या कोई चेंज होता है तो उसमें इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। भले से आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन ले लो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन ले लो, रशियन रिवॉल्यूशन ले लो, कोई भी रिवॉल्यूशन ले लो, हर हर रिवॉल्यूशन में इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब ये 14वीं शताब्दी तक जब अति हो गई, तो फिर 15वीं शताब्दी में, 15 से लेके 19 तक, इस समय मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी का बिगिनिंग शुरू होता है। और मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में 15वीं शताब्दी के आसपास आपके आते हैं रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट में डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। तो जो रैशनलिस्ट होगा बेसिकली, रैशनलिस्ट क्या बोलता है, अगर आप कोई भी आप में से रैशनलिस्ट होगा तो वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि कोई भी चीज इंटरप्रेट करनी है तो अपने किसके हिसाब से करनी है, अपनी थॉट के बेसिस पे, ना कि जो आपके पुराने ये चलता आ रहा है सिस्टम उसके बेसिस। तो थॉट के बेसिस पे कैसे करोगे? यूजिंग योर माइंड। तो इन लोगों ने बताया कि ये जो हो रहा है ना ये गलत हो रहा है सर। बोला ये ऐसा कुछ नहीं है कि वी ऑल आर सिनर्स बाय बर्थ वाली बात, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। और ये पॉप जो है ये मिसयूज कर रहा है अपनी पावर का, ठीक है। इसकी वजह से ये तो अमीर बनते जा रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी तो इसलिए हुआ, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, बेचारे थर्ड एस्टेट वालों की बैंड बजी होती थी और ये कुछ ये भी टैक्स वैक्स भी नहीं देते थे फर्स्ट एस्टेट वाले, ठीक है। इनमें कौन आते थे? नोबल्स और क्लर्जी, जो आपके पॉप वगैरह हैं और जो आपके राजा महाराजा टाइप आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनको बताया कि भाई देखो आपके साथ गलत हो रहा है ना, देखो आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो आप क्या उसके खिलाफ एक्शन लोगे? ठीक है, जैसे आपका वर्कर्स थे, तो वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनको कभी पता ही नहीं चलता। उनको किसने बताया? मार्क्स ने। मार्क्स ने बताया कि भाई तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और इसी वजह से कैपिटलिस्ट इतने अमीर बन रहे हैं।
तो कम से कम जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गलत हो रहा है, तब तक आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे। इसलिए तो हम बच्चों को सिखाते हैं व्हाट इज ए गुड टच एंड व्हाट इज ए बैड टच। क्योंकि जब तक आपको चीजें नहीं पता, आपको पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से जब इन्होंने आवाज उठाई तो ये आवाज उठी कि ये जो है, ये जो तीनों स्पेयर है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, और रिलीजन तो यहाँ पे है ही, तो ये रिलीजन इन सबको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो जब आवाज उठी तो क्या बोला गया कि ये जो है रिलीजन, इसको इससे दूर करो। क्योंकि रिलीजन की वजह से क्या हो रहा है, ना तो आपका साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट हो रहा है और ना ही कोई डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ में क्या है, ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा है। देखो, रिलीजन प्रमोट्स ऑर्थोडॉक्सी, नो डाउट। तो बेसिकली फिर क्या हुआ, फाइनली हुआ क्या, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर दिया गया। ये स्टेट रहा और ये रिलीजन रहा। और कैसे सेपरेट किया गया, वाटर टाइट सेपरेशन है, वाटर टाइट। ये मैं वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो ये है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट। क्वेश्चन आपके यही आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो वाटर टाइट सेपरेशन, ठीक है, तो वाटर टाइट सेपरेशन का मतलब क्या है, आपका रिलीजन को बोला गया तुम भाई अलग अपने रहो मस्त, और आपके स्टेट को अलग रख दिया गया। ठीक है, तो ये वाटर टाइट सेपरेशन का मतलब ये, ना तो स्टेट इंटरफेयर करेगा रिलीजन में, ना रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा। तो आपने देखा होगा, आप इनका वेटिकन सिटी में पॉप रहता है, ठीक है, और आप देखोगे जो आपके वेस्टर्न जितनी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, वहां पे जब भी कोई पॉलिसी बनती है, ठीक है, उस पॉलिसी में रिलीजन का कुछ लेना देना। जैसे हमारे यहाँ बनती है तो हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज ये वो, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर आर्टिकल है आपके, ठीक है, 25 से 28, ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल्स आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे वाटर टाइट सेपरेशन, वाटर टाइट सेपरेशन मतलब इस तरह से, ये आपका रिलीजन है, ये आपका स्टेट है, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है, सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट। चर्च का मतलब है यहाँ पर रिलीजन, सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट। जबकि इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। ठीक है, तो इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट है। जब मैं सेकुलरिज्म पढ़ाऊंगा तब हम वहां देखेंगे, और क्वेश्चन आपके यही आता है पेपर वन में, क्वेश्चन आता है पेपर वन में, जीएस वन में बहुत बार आ चुका है, और आपके सेम यही क्वेश्चन रिपीट होगा कि सेकुलरिज्म डिफरेंस इंडियन और वेस्टर्न, तो टेबुलर फॉर्म में इनके बीच में 7-8 डिफरेंस है, वो हम पढ़ेंगे जब सेकुलरिज्म में। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकुलरिज्म का बर्थ हुआ, और इस तरह से आपका मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी का बर्थ हुआ। तो जो 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का पीरियड था, वो डार्क एज पीरियड था, क्योंकि उस समय कोई इंडिपेंडेंट थॉट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो आप देख रहे हो ग्रीक फिलोसफी के बाद कितना बड़ा पीरियड जो था वो डार्क एज। ठीक है, जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा ना कोई थॉट्स का, देखो जितने भी आप देख लो रिवोल्यूशन हुए हैं, सब किसके बेसिस पे हुए हैं, कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल्स का रोल जरूर है। इंटेलेक्चुअल्स के रोल के बिना कोई आपका रिवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रिवोल्यूशंस आर बेस्ड ऑन आइडियाज। अगर आज के डेट में आप डिजिटल रिवोल्यूशन की बात कर लो, आप ब्लू रिवोल्यूशन की बात कर लो, आप ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर लो, हर जगह पे कोई ना कोई आइडिया था जो किसी ना किसी इंटेलेक्चुअल ने दिया, बिना उसके कोई रिवोल्यूशन नहीं। ओके, फिर आपका अब 19वीं शताब्दी के बाद जो 20वें वाले हैं, मैंने आपको बोला ही था 20th सेंचुरी वाले सारे क्या कहलाते हैं, कंटेम्पररी।
तो मूड से लेके एग्जिस्टेंशियलिज्म तक हम कंटेम्प्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका वेस्टर्न फिलोसफी का। अभी आगे चलते हैं थोड़ा और, ठीक है, देखते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स। ओके, these terms will be used again and again, ठीक है, so you must have clear understanding of these terms. तो फर्स्ट इज रियल। रियल शायद मैंने पहले भी आपको समझाया है, फिर भी एक बार वापस से समझ लेते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रियल, ठीक है, क्योंकि बार बार यूज होगा ये टर्म। तो रियल टर्म क्या होती है आपकी, समझिए आप बात को। कोई भी चीज रियल तब हो सकती है जब वो दो डायमेंशन के साथ एसोसिएटेड हो, स्पेस एंड टाइम। कोई भी चीज रियल तब होगी जब वो स्पेस और टाइम में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सब लोग हैं, यू ऑल आर रियल। Why? Because you are occupying some space at this point of time. Occupying some space at this point of time. अभी आपका 8:39 हो गए, and you are sitting at some chair or sofa, sorry, chair, sofa, या फिर आप जमीन पे बैठे हो, तो आपने उस समय वो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा लैपटॉप है, इसने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे क्लास खत्म होगी, इसको मैं उठा के यहाँ से दूसरे रूम में रख दूंगा, उस समय इस समय पे इससे यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है 8:39। जब क्लास खत्म होगी मान लो 9:15, इसको उठा के मैं दूसरे रूम में रख दूंगा, तो उस टाइम पे ये दूसरी जगह पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी कोई भी चीज जो होती है वो रियल तभी है जब वो कोई भी स्पेस में पाई जाए एक पर्टिकुलर टाइम पर। अगर कोई चीज स्पेस और टाइम में नहीं है तो उसको हम रियल नहीं मानते। स्पेस और टाइम दो चीजें रिलेटेड है रियल, ठीक है। तो इस चीज को हम यूज करेंगे आगे गॉड के केस। क्या गॉड रियल है उस केस में। अब दूसरी चीज, कोई भी चीज अगर रियल है देन इट विल बी इन स्पेस एंड टाइम, और स्पेस एंड टाइम में कोई भी चीज होगी वो क्या होगी, ओरिजिन एंड डिके के साथ एसोसिएटेड होगी। जैसे मेरा लैपटॉप है, टाइम के साथ ये भी डिके करेगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, गल जाएगा। या हम भी एक दिन क्या है, हम भी कौन से इमोर्टल है, ठीक है, हमारी बॉडी भी वही है, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ भी ले लो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, सोफा ले लो, टीवी ले लो, ये सब चीजें क्या है आपकी स्पेस एंड टाइम में। तो स्पेस एंड टाइम में जो चीज होगी ना, इट विल बी एसोसिएटेड विद ओरिजिन एंड डिके। उसका ओरिजिन एंड डिके होना ही होना है। तो दो चीजें याद रखनी है, a thing is real if it occupies a space at a particular time, and all these things are imperfect and finite। तो फाइनाइट होती है इम्परफेक्ट। तो अगर आप इस पे आते हैं, रियल की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, a thing is real if it exists in space and time। Very good। Such things are finite and imperfect। This explanation is from metaphysical point of view। ठीक है, रियलिटी की बात करें तो मेटाफिजिक्स ही है। Object of this world are finite and imperfect as they have existence in space and time। First is real, ठीक है। रियल वर्ड बार बार यूज होगा, ठीक है। तो रियल जहां पे यूज होगा समझ जाओ रियल का मतलब क्या है, स्पेस है। वो चीजें स्पेस एंड टाइम में, और वो कैसी होती है, फाइनाइट एंड इम्परफेक्ट। नेक्स्ट इज गॉड, ठीक है। अब गॉड के बारे में, ठीक है,
है गॉड। अब रियल की बात हो रही है तो गॉड को देखो, ये मैं पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से कर देता हूँ। क्या गॉड रियल है? अब अगर किसी रिलीजियस पर्सन से पूछोगे तो ही और शी विल से यस। अब अगर रियल है तो फिर आप उससे पूछो क्या गॉड अगर रियल है तो इट मस्ट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम। ये बोलेगा चलो ठीक है स्पेस एंड टाइम में होता है, इसको पता नहीं है ना कुछ रिलीजियस पर्सन। रिलीजियस पर्सन का क्या व्यू पॉइंट होता है हमेशा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मानता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। मतलब एक तरह से रिलीजन भी क्या है, वन साइडेड व्यू है ना। जो रिलीजियस पर्सन होगा वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो दिमाग में ये चीज लेके बैठा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। पहली चीज, दिमाग में आपने ये मान लिया कि गॉड एग्जिस्ट करता है तो आप उसको प्रूव करके ही रहोगे, ठीक है। तो रिलीजियस पर्सन प्रूव होने के बाद गॉड को नहीं मानता है, गॉड को मानता है फिर उसको प्रूव करता है। डिफरेंस है दोनों चीजें, ठीक है। तो रिलीजियस जितने भी होंगे लोग वो पहले मानेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, फिर वो अपने प्रूफ देंगे। क्योंकि अगर वो प्रूफ देने के बाद उसको प्रूव करने के बाद मानेंगे तो फिर वो क्या है, मान ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि गॉड को प्रूव तो आप कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली क्योंकि प्रूफ के लिए आप किसी भी चीज को प्रूफ किस बेसिस पे करते हो, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। इनको इस केस में एप्लीकेबल। तो बेसिकली अगर साइंस स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम में ये आप बोलो इसको ठीक है एग्जिस्ट करता है, मान लिया इसने बोला यस। अब आप इससे बोलो अगर स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करता तो गॉड विल बिकम फाइनाइट है। गॉड कैसा हो जाएगा, फाइनाइट और इम्परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आके वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, गॉड तो कैसा है, गॉड तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और परफेक्ट। तो अब आप उससे बोलोगे कि स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करता है तो फिर कैसे हो सकता है, तो क्या बोलेगा कि गॉड रियल है, लेकिन गॉड कहाँ एग्जिस्ट करता है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ठीक है। समझ लो बात को, आप रिलीजियस पर्सन के सामने क्या प्रॉब्लम आ गई कि भाई अगर गॉड है तो अगर गॉड रियल है तो इट मस्ट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम। तो बोलेगा ठीक है। अब आप बोलोगे स्पेस एंड टाइम में तो फाइनाइट और इम्परफेक्ट हो गया वो, फिर बोलेगा नहीं 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 नहीं, गॉड तो इनफाइनाइट है, गॉड तो परफेक्ट है। तो फिर आप बोलोगे फिर वो स्पेस एंड टाइम में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोलेगा बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलोगे कि भाई बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता है तो वो रियल नहीं, क्योंकि रियल होने के लिए तो कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, स्पेस एंड टाइम। इसलिए रिलीजियस पर्सन कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि गॉड स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करता है, रियल है, या बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम फाइनली जब गॉड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये चीजें यहाँ प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको मानना है तो फेथ एंड बिलीफ के बेसिस पे मान लो, नहीं तो नहीं मानना तो नहीं। जैसे आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि कल आप सुबह आपकी आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, आपको नहीं पता ना, वो भी आप फेथ और बिलीफ के बेसिस पे कि हाँ सुबह हम जिंदा रहेंगे, एक साल बाद पेपर देंगे, कुछ चीजें फेथ एंड बिलीफ के बेसिस पे मानी जाती है। चलो इनको आगे देखेंगे, बाकी गॉड को हम रिफ्यूट कर देंगे, ठीक है। गॉड को रिफ्यूट कर देंगे, माना तो उसको फेथ एंड बिलीफ के बेसिस पे जा सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट उसको प्रूव नहीं कर सकता, फिर भी हम कोशिश करेंगे जो फिलोसफी आर्ग्यूमेंट। तो ये देखो, गॉड हैज एग्जिस्टेंस बट बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ठीक है। If God's existence is accepted in space and time, then God will become finite and imperfect, just like other objects of this world. तो हम जनरली क्या मानते हैं, जो रिलीजियस पर्सन का व्यू है कि भाई गॉड एग्जिस्ट तो करता है। अब जब गॉड को मान दे कि एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, गॉड इज परफेक्ट एंड इनफाइनाइट।
तो जब ऐसा गॉड है तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो तो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी तो है कि बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम में तो वो रियल नहीं, लेकिन अगर हम गॉड को मानते हैं, एग्जिस्टेंस उसका मानते हैं, मान लो बाई चांस कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करेगा, वो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस आपकी कितने तरीके की हो सकती है। ओके, तो एग्जिस्टेंस कितने तरीके की हो सकती है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका गॉड में भी ये यूज होगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस आपकी तीन तरीके की हो सकती है, ओनली मेंटल, मेंटल प्लस रियल, थर्ड इज नीदर मेंटल नॉर रियल। तो ओनली मेंटल, फॉर एग्जांपल गोल्डन, गोल्डन माउंटेन सिर्फ आपके दिमाग में है कि भाई एक सोने का पर्वत है, लेकिन रियली में तो वो नहीं है। मेंटल और रियल दोनों, मतलब जो आपके दिमाग में भी और जो आपके सामने भी, फॉर एग्जांपल गोल्ड, अभी ये मेरा लैपटॉप की स्क्रीन, या फिर आप मान लो जिस चेयर पे आप बैठो, चेयर या सोफा, या आपके दिमाग में भी है, बोर्ड की एक इमेज आपके दिमाग में भी और आपके सामने भी है। ठीक है, जो रियल माइंड में भी है और आप सामने भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई और देख लो, जैसे मैं रोहित को जानता हूँ, मान लो रोहित का दिमाग में भी वो रियल में एग्जिस्ट भी करता है। नीदर मेंटल नॉर रियल। ठीक है, ना मेंटल हो ना रियल हो, जैसे जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, फॉर एग्जाम्पल बैरन मदर, स्काई लोटस, मैरिड बैचलर, ये जो चीजें जिनके बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता, अगर आप सोचोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। अब क्या होता है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, एग्जिस्टेंस वाली चीज क्लियर है, इज दिस क्लियर? अरे बोलो, कुछ तो बोलो भाई, इज इट क्लियर? आगे, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अगर हम देखें, आप गॉड की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप टॉप पे मान लो गॉड है। अब मान लो कोई रिलीजियस पर्सन, उससे आप पूछोगे कि गॉड का एग्जिस्टेंस कैसा है, तो व्हाट ही और शी विल से मेंटल एज वेल एज रियल, मेंटल एज वेल एज रियल। लेकिन यहाँ पे जो इरिलीजियस पर्सन होगा या फिर जो रैशनलिस्ट होगा, जो हर बात रीजन के बेसिस पे करता है, कोई रैशनलिस्ट या रिलीजियस इरिलीजियस पर्सन है, वो क्या बोलेगा इससे कि भाई तू बोल रहा है या जो भी है जो मान रहा है कि गॉड मेंटल और रियल दोनों एग्जिस्टेंस है, लेकिन रियल एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए आपको, स्पेस एंड टाइम,
लेकिन गॉड तो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब गॉड का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, गॉड का सिर्फ कैसा एग्जिस्टेंस है, मेंटल, जैसे कि गोल्डन माउंटेन, और इसलिए गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग। समझ गए बात को? तो इरिलीजियस, देखो सिर्फ शब्दों के ऊपर सब कुछ चल रहा है यहाँ। वेस्टर्न फिलोसफी में पूरा सिर्फ लिंग्विस्टिक है, वर्ड्स के बेसिस पे चल रहा है। ये क्लियर हुआ सबको कि गॉड को किस तरीके से हम रिफ्यूट करते हैं? वापिस से समझा देता हूं एक बार। तीन तरह का एग्जिस्टेंस देखे ना हमने। जब बात गॉड की आएगी, गॉड का एग्जिस्टेंस क्या, अगर जो रिलीजियस पर्सन होगा वो क्या बोलेगा, मेंटल एंड रियल एग्जिस्टेंस। लेकिन जो इरिलीजियस होगा वो क्या बोलेगा कि अगर रियल है तो इट मस्ट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम, और स्पेस एंड टाइम में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। इसका मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस कैसे है, मेंटल। और जब मेंटल है तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट। इज इट क्लियर? ओके, तो एग्जिस्टेंस देखिए आप, एग्जिस्टेंस कैन बी डिफाइंड इन थ्री वेज, ओनली मेंटल, things which exist on mental level, for example golden mountain. Mental and real both things exist in mind as well as in reality, for example chair, food, wood, etc. First is only mental, second is mental as well as, and third is neither mental nor real, things which do not exist at any level, for example barren mother, square circle। okay, आप सोच भी नहीं सकते इनके बारे में। स्क्वायर सर्किल जैसे सोचोगे, now how existence of god will be defined। देखिए रिलीजियस पर्सन क्या बोलेगा, गॉड एग्जिस्ट बट बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, तो उसके हिसाब से रियल एज वेल एज मेंटल एग्जिस्टेंस। ओके, तो रियल और मेंटल मानेगा। लेकिन रिलीजियस पर्सन क्या बोलेगा, रिफ्यूट्स गॉड बाय सेइंग दैट इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम देन इट हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, इट इज ओनली ए मेंटल कांसेप्ट क्रिएटेड बाय मैन जस्ट लाइक गोल्डन। तो एवरीथिंग इज रिटन इन योर स्लाइड्स। ठीक है, ये शायद चीजें आपके उसमें नहीं लिखी हैं, नोट्स में लिखी हैं लेकिन इतने डिटेल में नहीं लिखी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना स्लाइड्स। नोट्स आपके कर लेना डाउनलोड वहां से, हेल्पिंग ब्रेन्स में वेस्टर्न फिलोसफी के, मैं लिंक भेज दूंगा आज। नाउ ये क्लियर है यहाँ तक एग्जिस्टेंस। सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये कंसेप्ट पूरे इसमें। तो सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, देखो यहीं पे समझ लो, और ऐसे समझाने की जरूरत नहीं, इतना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है नोवर ओरिएंटेड, इंडिकेट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, ये मैंने खुद से लिखी है डेफिनेशन, वैसे आप पढ़ोगे कहीं तो ये टिपिकल से डेफिनेशन लिखेंगे। अब सब्जेक्टिविटी का एग्जांपल है यूपीएससी का मेंस पेपर या इंटर। कैसे, मान लो मैंने आपसे सेकुलरिज्म पूछा मेंस में, आप 11 लोग, आप 11 के लोग अलग अलग आंसर हो, ठीक है, आपकी राइटिंग भी सबके अलग है, कोई डायग्राम बनाएगा कोई नहीं बनाएगा, कोई एक लाइन में 10 वर्ड लिखेगा, कोई 20 लिखेगा, यानी जो आपका आंसर होगा उसमें डाइवर्सिटी होगी। क्यों? क्योंकि वो आप पे डिपेंड कर रहा है, हो सकता है आप में से कोई स्किप भी करते नहीं लिखे सकते। यानी जो मेंस का पेपर होता है उसमें डाइवर्सिटी होती है ना, आप सबके अलग अलग, अब ऐसे आप लिखोगे, पहली बात तो आप 4 ऐसे एक में होते हैं, 4 इसमें से एक चूज करना है, इसमें से एक चूज करना है। पहली बात तो आप ऐसे ही हो सकता है 4 में से कौन कौन सा चूज करोगे, फिर क्या क्या लिखोगे, कभी भी 2 लोगों के आंसर सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे डाइवर्सिटी होगी, आपके खुद के व्यू होंगे। तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जहां पे लोअर ओरिएंटेड हो, सबकी अलग अलग आंसर हो, डाइवर्सिटी हो। ठीक है,
ऑब्जेक्टिविटी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ नो वन, जो आप पे डिपेंड नहीं करेगी, जैसे आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स या फिर आपका केएस का प्रीलिम्स। क्यों? मान लो मैंने आपसे पूछा कोई भी क्वेश्चन, जैसे सीएजी का पूछा, ठीक है, या मान लो आपका मैंने पूछ लिया, चलो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है, चार आपको ऑप्शन दिए, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। अब यहाँ पे आंसर ये वाला सर, अब ये आप पे डिपेंड नहीं करता है, आप किसी को भी टिक करो, लेकिन जब तक आप, ये आंसर सही यही रहने वाला है, ऐसा नहीं है आपने जोधपुर टिक किया तो जोधपुर सही हो जाएगा। तो आपको यही सर्किल क्या करना पड़ेगा, इसको ही सर्किल को आपको क्या इसको फिल करना पड़ेगा, डार्कन करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द मार्क्स। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आप पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका मन है जोधपुर लगा रहेगा तो आप जोधपुर लिखोगे, कोटा मन है तो कोटा लगाए तो कोटा से नहीं, यहाँ पे आंसर हमेशा जयपुर आएगा। आपको भी वही टिक करना है तब सही होगा, कोई दूसरा होगा उसको वही टिक करना। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव में आप पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, इसलिए जो आपका ये होता है यूपीएससी और ये केएस वगैरह, सब्जेक्टिविटी की वजह से कई बार क्या होता है, आप बहुत अच्छा आंसर लिख के आते हो लेकिन फिर भी आपको नंबर नहीं मिलते, क्योंकि फिर जो कॉपी चेक करे, हो सकता है उसका मूड उस समय खराब हो, आपकी किस्मत खराब हो, बीवी से लड़के आओ, ठीक है, या मान लो बीवी ने डाइवोर्स फाइल कर दिया उसके खिलाफ, ठीक है, तो फिर वो उस समय आपको नंबर देगा क्या? नहीं देगा। या हो सकता है उसको उस समय बीमार चल रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक, तो डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिविटी की वजह से दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसके मूड पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सब्जेक्टिविटी का मतलब है जहाँ पे पर्सन टू पर्सन आपके आइडियाज वेरी करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। जैसे यूपी आपके मान लो अभी प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स के पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आए जीएस के, अब 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो अगर आप एक किसका आंसर ए है, आपने ए लगाया यू विल गेट मार्क्स, अगर आपने बी लगाया यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स। ऐसा नहीं कि आप बी लगा दो, सी लगा दो, डी लगा दो, सब सही रहेंगे। यहाँ पे जितने लोग दे रहे हैं पेपर सबको ए ही आंसर करेक्ट है तो ए ही लगाना है, अगर उसके अलावा कुछ भी लगाओगे यू विल नॉट गेट मार्क्स, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, ओनली वन आंसर इज करेक्ट। ओके, तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आगे जाके बहुत ज्यादा जगहों पे काम आएगी कि व्हाट इज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ओके, तो सब्जेक्टिविटी विच डिपेंड्स ऑन नो वन, ऑब्जेक्टिविटी विच इज इंडिपेंडेंट। नाउ दिस इज योर सिलेबस। ओके, सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। एक तो आपने टाइम ऐसा लगाया ना 8 बजे, ठीक है, कहीं के नहीं रहते 8 से, इस समय पे डिनर का टाइम, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाता, क्या करें, लेकिन टाइम प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक ये है, बहुत ही इजी टॉपिक है, वेरी इजी। यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ना है आइडियाज, सब्सटेंस और पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, मतलब 2-3 टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन। फिर रैशनलिज्म में 3 फिलोसफर है आपके, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, अभी हमने देखा था। यहाँ पे लॉक, बर्कले, ह्यूम, फिर कांट है, फिर हीगल, फिर मूर, फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म, वाइन, स्ट्रॉसन, रसेल, विटगेन्स्टाइन, फिनोमेनोलॉजी एंड लास्ट में एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी 3 फिलोसफर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, आपको 3 फिलोसफर, एक तो आपको किरकेगार्ड पढ़ना है, एक आपको सार्त्रे पढ़ना है, और आपको हाइडेगर पढ़ना है। यू विल डेफिनेटली गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस हाइडेगर, ये बहुत पसंदीदा है, ठीक है, तो यहाँ से विटगेन्स्टाइन से यू विल गेट वन क्वेश्चन, फिनोमेनोलॉजी वन क्वेश्चन, रसेल, स्ट्रॉसन, क्वाइन,
इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। लॉजिकल पॉजिटिविज्म यू विल गेट वन क्वेश्चन, मूड से कभी आता है कभी नहीं आता है, हिकत से कभी आता है कभी नहीं आता, कांट से वन क्वेश्चन, ह्यूम से वन क्वेश्चन, और डेकार्ट स्पिनोजा लाइब्रेरी में से डेकार्ट से ज्यादा आने के क्वेश्चन के चांसेस होते हैं, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी पढ़ना हमने सभी, ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम प्लेटो और एरिस्टोटल शुरू करेंगे, ठीक है। हो सकता है कल आपकी क्लास विशाल ले या मैं भी ले सकता हूँ, इट डिपेंड्स, ठीक है। परसों फिर मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, तो फिर घर जाके देखेंगे आपकी क्लास किस तरीके से जल्दी खत्म हो जाएगा, वेस्टर्न में ज्यादा कुछ है, ठीक है, इजी है। अब आपको इंट्रोडक्शन तो पता चल ही गया, आप नोट्स कर लीजिएगा वहाँ से हेल्पिंग ग्रेड से, मैं बाकी आपको भेज देता हूँ उसका, कोई डाउट है तो आप, अदरवाइज आप फ्री हैं, आप भी डिनर करिए, हम भी थोड़ा देखते हैं क्या बनाना है क्या खाना, ओके। ऑब्जेक्टिव का मतलब यूनिवर्सल नहीं होता भाई, कैन नॉट से इट्स यूनिवर्सल, मतलब एक तरीके से आप कह भी सकते हो, मतलब हाँ, मतलब आप अगर उसको देखो हॉलिस्टिक वे में तो यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सलिटी होती है, ठीक, ऑब्जेक्टिविटी जिस चीज में होगी उसमें यूनिवर्सलिटी होगी, ठीक है। कोई भी आप चीज जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है उसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हो, देयर आर सम एक्सेप्शन, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी मींस यूनिवर्सलिटी। जैसे हम कुछ भी बोलेंगे, जैसे आप बोलो कि ऑल क्रोज आर ब्लैक, ठीक है, और एक आप बोलो क्रो इज ब्लैक, तो बेसिस पे आप क्रो इज ब्लैक ऑब्जेक्टिविटी है, आपके लिए भी ब्लैक है सबके, लेकिन ऐसा नहीं है ना, कई जगह आप जाओगे तो क्रो ग्रे भी होता है, तो ऑब्जेक्टिविटी यूनिवर्सलिटी दोनों ठीक है, लेकिन कई जगह पे नहीं होल्ड करते। बाकी हाँ, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यूनिवर्सल होता ही है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में वो होता ही है, ठीक है।